नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य संगम में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रथम कवि और प्रथम रचनाएं, और आगे भी हम देखेंगे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि तो शिव सिंह सेंगर हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं पुष्य या पुंड कवि को। और ये वेरी मोस्ट हैं, पूछे जाते हैं अक्सर प्रश्न कि शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है पहला कवि, या शुक्ल ने किसको माना है, हजारी ने किसको माना है। तो देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। शिव सिंह सेंगर पहला कवि मानते हैं हिंदी साहित्य का पुष्य या पुंड कवि को। राम कुमार वर्मा पहला कवि मानते हैं शंभू को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला कवि मानते हैं शुक्ल जी मुंज या भोज को। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी मानते हैं मुंज कवि को। और आगे देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं अब्दुल रहमान को। बच्चन सिंह मानते हैं विद्यापति को। बच्चन सिंह वाला याद रखिएगा, बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है विद्यापति को। गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं शैलीभद्र सूरी को। और राहुल संकीर्तन मानते हैं सरहपा को, जो कि सर्वमान्य है। फिर से देखते हैं, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है पुष्य या पुंड को। राम कुमार वर्मा ने माना है शंभू को। शुक्ल ने माना है मुंज या भोज को। गुलेरी ने माना है मुंज को। हजारी जी ने माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को। बच्चन ने माना है विद्यापति को। और गणपति चंद्रगुप्त ने माना है शालीभद्र सूरी को। और राहुल संकीर्तन मानते हैं सरहपा को। टिप्पणी देखिएगा, मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया है। उन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है। तो जो मिश्र बंधु हैं ना, इन्होंने प्रथम कवि के विषय में कोई विचार नहीं किया है। यदि प्रश्न बने कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो क्योंकि इन्होंने इस बात को लेकर कोई विचार नहीं किया है, तो ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा। ये पहला गद्यकार मानते हैं गोरखनाथ को, तो ये हमको याद रखना है। ये होगा पहले कवि। फिर देखिए प्रथम रचना। तो सरहपा की कोई रचना उपलब्ध नहीं होने के कारण जैनाचार्य देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार, ये आई थी 1933 ईस्वी में, को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। तो वैसे तो सर्वमान्य सरहपा है हिंदी के पहले कवि, लेकिन उनकी कोई रचना प्राप्त नहीं होती। इस कारण से ये प्रथम जैनाचार्य हैं, जैनाचार्य श्रावकाचार, इनकी रचना को इनकी जो रचना है देवसेन की, जो श्रावकाचार है, इसको पहली रचना माना जाता है। देवसेन की श्रावकाचार को हिंदी साहित्य की पहली रचना माना जाता है। समय है इसका 933। ठीक है, समय याद रखिएगा 933। छंद कितने हैं इसमें, तो इसमें 250 छंद हैं। और 250 छंदों में गृहस्थ एवं श्रावक धर्मों का वर्णन किया है। और कुछ पॉइंट हैं इसके, ये उपदेशात्मक रचना है, मुक्तक छंद में लिखी गई है और शांत रस प्रधान है। तो ये हमने देख लिए हिंदी साहित्य का प्रथम कवि और प्रथम रचना। आगे बढ़ते हैं। आगे है आदिकाल, और आदिकाल की समय सीमा सभी ने अलग अलग मानी है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, तो ये हम देखेंगे। तो आदिकाल की समय सीमा ग्रियर्सन मानते हैं 643 से 1400 ईस्वी। 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी, ये किसने माना है, ग्रियर्सन ने। मिश्र बंधु मानते हैं 750 विक्रम संवत से 1444। 750 विक्रम संवत से 1444 मानते हैं मिश्र बंधु। तो ये ऐसे पूछ सकता है मेंशन करके कि बताइए मिश्र बंधुओं के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है, तो हमें बताना रहेगा 750 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत। फिर राहुल संकीर्तन ने माना है 760 से 1300 ईस्वी। शुक्ल जी मानते हैं 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। रमाशंकर शुक्ल रसाल मानते हैं आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं 1000 से 1400 ईस्वी।
नगेंद्र मानते हैं 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। और गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। और रामकुमार वर्मा मानते हैं विक्रम संवत 700 से 1000। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, मेंशन करके पूछ सकता है कि बताइए नगेंद्र के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो हमारा आंसर रहेगा 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। तो सभी का याद रखना है हमको। फिर से हम देख लेते हैं। ग्रियर्सन मानते हैं 643 से 1400 ईस्वी। मिस्र बंधुओं ने माना है 750 विक्रम संवत से 1444। राहुल संकेतान मानते हैं 760 से 83 ईस्वी। शुक्ल मानते हैं 993 से 1318 ईस्वी। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने माना है 1000 से 1343 ईस्वी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं 1000 से 1400 ईस्वी। नगेंद्र मानते हैं 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य। और गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं 1184 से 1350 ईस्वी। रामकुमार वर्मा मानते हैं विक्रम संवत 700 से 1000। तो ये हो गई आदिकाल की समय सीमा। अब देखते हैं आदिकाल का नामकरण। यहाँ से प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा। और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। 1-2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, है ना। नेट DRF में भी मैचिंग में आ जाता है ये प्रश्न, और TGT PGT में भी तो पूछा ही जाता है अधिकतर। तो देखिएगा, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम दिया है, आदिकाल को नाम दिया है आरंभिक काल। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को नाम दिया है प्रारंभिक काल या शून्य काल। शुक्ल ने नाम दिया है वीरगाथा काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है बीज वपन काल। रामकुमार वर्मा ने नाम दिया है संधि काल या चारण काल। राहुल संकेतयान ने नाम दिया है सिद्ध सामंती काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है आदिकाल। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया है वीर काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नाम दिया है जय काव्य काल। बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी, इन्होंने नाम दिया है अपभ्रंश काल। तो अपभ्रंश काल नाम आदिकाल को किस किसने दिया है? तो बच्चन सिंह ने, धीरेन्द्र वर्मा ने और गुलेरी ने। ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने नाम दिया है अलंकार काल। और राम खिलावन पांडे और डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा, राम खिलावन पांडे और डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा, इन्होंने नाम दिया है संक्रमण काल। मोहन अवस्थी व सुमन राजे ने नाम दिया है आधार काल। श्याम सुंदर दास ने नाम दिया है वीरकाल या अपभ्रंश काल। शैलेश जेदी ने नाम दिया है आविर्भाव काल। राम प्रसाद मिश्र ने नाम दिया है संक्रांति काल। वासुदेव सिंह ने नाम दिया है उद्भव काल। शंभुनाथ सिंह ने नाम दिया है प्राचीन काल। और डॉक्टर हरीश ने नाम दिया है अपभ्रंश काल। तो ये जिसके अनुसार पूछे हमको उसके अनुसार बताना है किसने क्या कहा है ना। तो सामान्य रूप से तो आदिकाल मिलता है और शुक्ल जी का वीरगाथा काल मिलता है, आदिकाल या वीरगाथा काल। लेकिन यदि मेंशन करके पूछे जैसे कि ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो हमारा आंसर रहेगा चारण काल। तो जिसके अनुसार पूछे उसके अनुसार हमको बताना है। और आगे हम देखते हैं आदिकाल के विषय में कुछ विशेष तथ्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। तो ऐसा मानने वाले कौन हैं कि भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही साहित्य का आदिकाल है? तो ऐसा मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। ये स्टेटमेंट पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को शुक्ल जी ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। तो ये भी याद रखना है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? तो ये कहा है शुक्ल जी ने। प्राकृताभास हिंदी का काल किसने कहा? तो ये भी शुक्ल ने कहा है। पुरानी हिंदी का काल कहा है गुलेरी जी ने।
चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ने कहा है, पुरानी हिंदी का काल। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य अपभ्रंश और युद्धों को आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मना स्थिति का प्रतिफलन है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये नगेंद्र जी का है। क्या बोलते हैं नगेंद्र जी? आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मना स्थितियों का प्रतिफलन है, ये नगेंद्र ने कहा। आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है, ये शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। और आदिकाल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखिएगा। तो आदिकाल में हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य या रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य और अपभ्रंश साहित्य। इतनी सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे आदिकाल में। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं हम सिद्ध साहित्य के साथ। धन्यवाद सभी का। और आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।